हेलो फ्रेंड्स, राइज वेब एजुकेशन आपके साथ मैं शिफाल श्रेया। आज जो आप लोगों के लिए टॉपिक लाई हूँ वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में NCF 2005 के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम्स के व्यू से तो है ही, लेकिन आपके लिए खुद की नॉलेज में ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स, आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो मैंने कि ऑलरेडी टेक्स्ट कर दिया, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि मैंने यहाँ टेक्स्ट नहीं किया है, वो मैं आपको ओरली बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता है कि पाठचर्या के ऊपर जो एक इनका फ्रेमवर्क बना वो किस तरीके से था, क्या था। तो आखिर ये पाठ्यक्रम क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसे भी जान लेते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है या फिर पाठ्यचर्या है वो क्या होता है। तो जैसे शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सभी को पता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन एवं परिमार्जन होता है। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाठचर्या एक ऐसी धुरी होती है जिसके चारों ओर कक्षा के विभिन्न क्रियाकलाप जो है वो विकसित किए जाते हैं। विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य समाज की जो है संस्कृति को सुरक्षित करना तथा आगे बढ़ाने का होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप अगर पाठचर्या का अर्थ देखना चाहेंगे तो पाठचर्या शब्द जो है वो अंग्रेजी के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है, जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले है। हालांकि मैंने टेक्सटिंग कुछ और ही की हुई है, ठीक है, बट एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। और करिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द कुरेरे से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ओके, यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया है आप लोगों को। और इस प्रकार करिकुलम का अर्थ हुआ कि वह पथ जिस पर व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यचर्या रूपी मार्ग या मैदान पर दौड़ी जाती है, जिसका उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना तथा नवीन ज्ञान और अनुभव को ग्रहण करना है। ठीक है, और आप इसके लिए अगर चाहे तो मतलब कनिंघम के अनुसार भी आप इसका परिभाषा देख सकते हैं कि उनका कहना है कि पाठचर्या कलाकार यानी कि शिक्षक होता है का वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ यानी कि शिष्य को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य या लक्ष्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में चित्रित कर सके। ठीक है, और अभी आप देख रहे होंगे कि पाठचर्या जो है हमारी, ये तो आप समझ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को। तो यहाँ पे सबसे पहले है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, तीसरा है लचीलेपन का सिद्धांत, चौथा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, पांचवा है क्रमबद्धता का सिद्धांत, छठा है विभिन्न विषयों से सहसंबंधित पाठ्यक्रम, सातवां है विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम। उसके बाद हमारा जो आठवां है वो है उच्च कक्षाओं की आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत, और नौवां जो है वो है व्यापकता एवं संतुलन का सिद्धांत, और 10वां जो है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम। ओके, तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हमारा जो NCF है उसके लिए आप सभी को पता है कि एक पूरी की पूरी बुक है, जिसके केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और इस बुक में 5 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो परिप्रेक्ष्य दिया हुआ है, दूसरा जो है वो है सीखना और ज्ञान के ऊपर है, और तीसरा अध्याय जो है वो है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन के ऊपर है, और जो हमारा अध्याय 4 है उसमें विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण के ऊपर है, और जो अंतिम जो है हमारा अध्याय 5 उसमें व्यवस्थागत सुधार के ऊपर बातें की गई हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है NCF की जो खास बातें हैं वो हैं सबसे पहली कि राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल शर्मा रहे, और
इस समिति में कुल 37 सदस्य रहे। कितने सदस्य थे? 37। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एनसीएफ जब निर्माण हो रहा था तो उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो आप याद रखिएगा 35। ओके। और राजस्थान से रोहित धनकर, निदेशन दिगंतर जयपुर इसके सदस्य रहे हैं। ठीक है, राजस्थान से श्री रोहित धनकर, निर्देशक दिगंतर जी जो है जयपुर इसके सदस्य रहे हैं। और पॉइंट नंबर 2 है प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। कितने? 21। ओके। इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, और सभी भाषाओं असमी, बंगाल, बोड़ी, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू में प्रस्तुत की गई है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसलिए आपको नाम दे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अध्याय 1 जो है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताकि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़े, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉइंटिंग्स कर दी हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है मार्गदर्शक सिद्धांत। ठीक है, अध्याय 1 में जो पहला चैप्टर है आपका उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसके लिए हमने आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं, जो कि सबसे पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये हमारे पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें स्कूली जो ज्ञान होती है ना उसको हमारे बाहरी जीवन से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है पाठचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराने के बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। ठीक है, आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बल्कि हर क्षेत्र की तरफ आपको विकास के अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए, इस पर भी पाठ्यचर्या का ध्यान होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कला की गतिविधियों से जोड़ना। ठीक है, इसके बाद है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान को विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 जो है वो है आपका कि पाठ्यचर्या के सिद्धांतों से शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर एवं स्थानीय से वैश्विक की ओर बल मिलेगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 जो है वो है आपका कि शिक्षा के समक्ष सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है हमारी सहभागिता आधारित लोकतंत्र एवं जो है संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों को सुदृढ़ करना। इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने का अर्थ है कि हम गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को पाठ्यचर्या में सुधार का केंद्रीय बिंदु बनाए। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों की पूरी एक अध्याय को 3 पॉइंट्स में समेट दिया गया है। इसके बाद चलिए हम अपना अध्याय 2 देखते हैं। इसमें क्या है कि सीखना और ज्ञान। ठीक, सबसे पहले है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिताओं को प्राथमिकता देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अच्छे विचारों की धारणा में अध्यापकों की आज्ञा का पालन, नैतिक चरित्र और अध्यापक के शब्दों को आधिकारिक ज्ञान की तरह स्वीकारना है। ठीक है, थर्ड है किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता के विकास के बजाय पाठचर्या को इतना
सुलभ बनाए कि वे अपनी आवाज़ ढूंढ सके, अपनी उत्सुकता का पोषण कर सके, स्वयं को सवाल पूछे, जांचे परखे और अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान से जोड़ सके। फ्रेंड्स, कहीं कहीं यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक्स हो गई है, आप उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है संज्ञान का अर्थ है कि कर्म एवं भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। फिफ्थ पॉइंट है कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरे से भी विभिन्न तरीके से सीखते हैं, अनुमान के माध्यम से स्वयं चीज़ें बनाते हैं, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने एवं मनन करने तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से, अन्वेषण से, समुदाय के सदस्यों के अनुभव से, ठीक है। और जो है हमारा छठा पॉइंट है वो है बहुश्रेणी ये कक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि पाठ की योजना किस तरह बनाए कि बच्चे बताई गई जो नई चीज़ें हैं वो सिर्फ दोहराए नहीं बल्कि उसमें सोचने की रुचि जगे और सीखी हुई चीज़ों को करके देखने का मौका मिल सके। इसके बाद जो 8 नंबर पॉइंट है वो है बहुस्तरीय, बहुक्षमता या अनुलंबित पर आधारित कक्षा में व्यक्तिमूलक कार्य के लिए उपयुक्त सामग्री और संसाधन की मदद से छोटे बड़े समूहों के लिए किए गए नियोजन से पढ़ाई बहुत ही प्रभावशाली ढंग से संचालित होती है। कक्षा में अध्यापकों के व्यवहार एवं उनके द्वारा प्रयुक्त सामग्री और उनके मूल्यांकन की तकनीकी में परस्पर आंतरिक सामंजस्य होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 है कि पाठचर्या ऐसी हो जो शिक्षार्थियों को एक ऐसे अनुमान उपलब्ध कराए जो उसमें क्रमशः विवेक की क्षमता बढ़ाते हुए उनके ज्ञान के आधार को पुष्टि करे और विभिन्न विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने का मौका दे, उनमें सौंदर्य बोध को पुष्ट करे और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाए, उन्हें काम करने और आर्थिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करने दे, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 है कि बच्चों की बुनियादी क्षमताएं वे होती हैं जो बोध के विकास, मूल्यों और कौशल संबंधित वृहद आधार तैयार की जाती है। और अब हमारा जो है अध्याय 3 आ जाता है और इसमें क्या है कि पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, मल्टीलैंग्वेज। सेकंड पॉइंट है कि स्कूली गणित का दर्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट में ही कुछ कंटेंट्स आप लोगों के लिए दे दिए गए हैं पॉइंट करके, जिसमें सबसे पहले है कि बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उनका आनंद उठाएं। सेकंड है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। तीसरा है कि बच्चे गणित का ऐसा विषय माने। थर्ड है बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सके, जिसमें संवेशन हो सकता है आपस में, जिस पर चर्चा कर सके और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है बच्चे सार्थक समस्याएं उठाए और उन्हें हल करे। फिर है बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाए, ठीक है। इसके बाद जो है वो है बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, ठीक है। नंबर 3 है माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों को विज्ञान की शिक्षा एक संयुक्त विषय के रूप में दी जानी चाहिए, जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर में अधिक उन्नत तकनीकी की शिक्षा शामिल हो, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट स्कूलों द्वारा पाठ्य सहगामी एवं
पाठ्यचर्या जो हमारी क्रियाएं जो हैं उस पर आविष्कारशीलता एवं रचनात्मकता के माध्यम से अधिक बल दिया जाना चाहिए। ठीक है। उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से मिलती होनी चाहिए। ठीक है। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान, नाटकीकरण, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, वाद विवाद, चर्चाएं, प्रोजेक्ट विधियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कला शिक्षा की पाठ्यचर्या के द्वारा विद्यार्थियों का देश के विकास का जो है कलात्मक परंपराओं से परिचय करवाना चाहिए। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, कहीं कहीं वर्ड मिस्टेक हो गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कला शिक्षा जो है हमारे, इसके अंतर्गत संगीत, नृत्य, दृश्य कला और नाटक चारों को शामिल किया जाना चाहिए। फिर क्या है कि संगीत, नृत्य और नाट्य विद्यार्थियों के आत्मबोध, उनके ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के अनिवार्य विषय के रूप में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक सारे पर लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है कि काम और शिक्षा के अंतर्गत काम का संबंध अर्थ निर्माण और ज्ञान के सृजन से होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद क्या है कि शांति के लिए शिक्षा के अंतर्गत शांति गतिविधियों के लिए सुझाया जो गया है हम उसको पॉइंट में नोट डाउन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूलों में विशेष क्लबों और रीडिंग रूम की स्थापना की जाए, समय समय पर ऐसी फिल्में दिखाई जाए जो न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देती हो। इसके बाद है कि शिक्षा में शांति के प्रयास में मीडिया को सहयोगी बनाया जाए। और फिर है कि स्कूलों में चार्मिंग और सांस्कृतिक विविधता जो है हमारी, उसके उत्सवों का आयोजन किया जाए। और फिर है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है प्रश्न, किस्सा, कहानी, खेल कूद, व्यवहारिक चर्चा, उदाहरणों, रूपकों, मूल्यों, स्पष्टीकरण के माध्यम से शांति की शिक्षा दी जाती है। और फिर है कि आकलन का प्रयोजन निश्चित ही सीखने सिखाने की प्रतिक्रियाओं और सामग्री में सुधार करना और उन लक्ष्यों पर पुनः विचार करना है जो स्कूल के विभिन्न चरणों के लिए तय किए गए हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 20 है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चरण की कक्षा 1 एवं 2 स्तर पर आकलन में विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की गतिविधियों पर दिए गए गुणात्मक कथन होने चाहिए और उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का आकलन होना चाहिए। यह आकलन रोजमर्रा के अंतःक्रियाओं के दौरान किए जाने वाले अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी कारणवश बच्चों की लिखित या मौखिक परीक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपना सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आप ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद क्या है कि प्राथमिक चरण की कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का आकलन मौखिक, लिखित परीक्षा और अवलोकन से किया जा सकता है। कक्षा 5 से बच्चों के स्व मूल्यांकन की रिपोर्ट कार्ड में शामिल की जा सकती है और कक्षा 7 से स्थानीय परीक्षाएं शुरू होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है 24वां पॉइंट है, ये है कक्षा 9 से 12 पाठचर्या के ज्ञान आधारित क्षेत्रों के लिए आकलन परीक्षाओं परियोजनाओं की रिपोर्ट पर आधारित हो सकता है और साथ ही में शिक्षार्थी का स्व आकलन में शामिल हो बाकी विषयों का आकलन अवलोकन एवं स्व मूल्यांकन द्वारा
किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अध्याय 4 को, और इसमें क्या है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण आखिर कैसा होना चाहिए। तो इस पे भी कुछ पॉइंटिंग की गई है। वो है सबसे पहले, समावेशी शिक्षा का मतलब है सबको समाविष्ट करने से। ठीक है, सबको एक समानता की दृष्टि से देखना, ये सब हमारा समाविष्ट करने में आ जा रहा है। ठीक, अब क्या है कि स्कूल प्रशासन जो है और शिक्षिका और शिक्षक जो हैं उनको यह समझना चाहिए कि जब भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भिन्न भिन्न बच्चे जो हैं वो एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का जो वातावरण है वो समृद्ध तथा प्रेषक हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जाना चाहिए। फिर क्या है कि स्कूल में शिक्षा पर बिताया गया समय किसी भी हालत में 6 घंटे से कम ना हो। ठीक है, अब क्या है कि कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं, कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 घंटा प्रतिदिन, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 घंटे प्रतिदिन गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद 6 जो पॉइंट है वो है, शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट का समय दिन भर के कामकाज की समीक्षा के लिए होना चाहिए। ये हर एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने पूरे दिन के कामकाज की समीक्षा करे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अध्याय 5 जो हमारा आखिरी अध्याय है NCF 2005 का, और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है कि सूचना को ज्ञान समझने की प्रकृति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके बाद है कि पाठ्यचर्या निर्माण और पुस्तकों की रचना के समय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच आपसी तालमेल होना चाहिए। फिर है कि पाठ्यचर्या का दृष्टिकोण लचीलापन, संदर्भशीलता और बहुलता होना चाहिए। पूरकता के सिद्धांत के अनुसार जो काम जिस स्तर पर संपन्न है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, ना कि उससे उच्च स्तर पर। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा 5th पॉइंट वो है, मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत और व्यापक योजना लागू करनी चाहिए। यह योजना मुख्यतः सीखने में आने वाले कठिनाइयों के निदान एवं उपचार के लिए लागू की जानी चाहिए। उसके बाद है कि परीक्षा हॉल में कागज़ कलम से ली गई परीक्षा के अलावे मूल्यांकन की बहुविधि रूप होने चाहिए। मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन और अध्ययन में सुधार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली समय सीमा रहित परीक्षाओं को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की ज़रूरत है। और फिर 7th पॉइंट जो है वो है कि प्रणाली को जो हमारी परीक्षा 7th पॉइंट है कि परीक्षा प्रणाली को और अधिक मुक्त, लचीला, रचनात्मक तथा सरल होना चाहिए। फिर कक्षा 5, 8 एवं 11 के स्तर पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए तथा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बना दिया जाए। फिर जो हमारे पूरे किताब के निचोड़ का आखिरी बिंदु है वो है व्यावसायिक शिक्षा एवं जो हमारा प्रशिक्षण यानी वैट कार्यक्रम में किसी भी मामले में 16 से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं किया जाए। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि आपको एक संपूर्ण जो हमारी बुक है उसके निचोड़ को आप लोगों को पॉइंट वाइज करके दिया गया है इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।